हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था यदि हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ सकता है, जबकि मुख्य परीक्षा में हमारा सिलेबस निर्धारित है। मुख्य परीक्षा की यदि हम बात करें तो पेपर 5 जिसमें आपका भारतीय अर्थव्यवस्था और साथ में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का सिलेबस सम्मिलित है। पेपर 5 में भारतीय अर्थव्यवस्था का सिलेबस भले ही छोटा है, संक्षिप्त रूप में काफी दिया हुआ है, लेकिन एक अच्छा स्कोर करने के लिए हमारे पास एक व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए और ये व्यापक दृष्टिकोण हमारा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के दौरान ही विकसित होता है। अभी बार बार अपने को देखने के लिए आ रहा है कि मुख्य परीक्षा में जो पेपर 5 है उसमें बच्चे एक अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा स्कोर करने का मतलब क्या होता है कि कम से कम 110 नंबर आपका क्रॉस होना चाहिए। तो इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर मैं जो इकोनॉमिक्स या भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित आपका टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रहा हूं। अभी यहां पर हमारा उद्देश्य होगा कॉन्सेप्ट क्लियर करना, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में अपने को कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। प्रारंभिक परीक्षा में इकोनॉमिक्स का कोई सिलेबस प्रॉपर नहीं है, अपने पास अधिक से अधिक ज्ञान होना चाहिए। मुख्य परीक्षा में भले ही सिलेबस हमारा सीमित है, लेकिन उस सीमित सिलेबस को भी एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास अर्थव्यवस्था से संबंधित शब्दावली होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट में सिलेबस भले ही हमको छोटा सा दिया होता है, लेकिन उसके पीछे उसका एक विशाल स्वरूप या सब्जेक्ट की जो विषय वस्तु होती है वो छिपी होती है, और जब तक हमको उसका ज्ञान नहीं होगा, हमारा जो मुख्य परीक्षा का उत्तर है वो उतना प्रभावशाली नहीं होता है। इसीलिए बहुत से बच्चों की हमेशा कंप्लेन रहती है कि सर हम तो पूरा आंसर लिखे हैं लेकिन हमको नंबर क्यों नहीं मिल रहा है। तो उसके पीछे का कारण यही होता है कि प्रश्न हमसे पूछा, हमने अपना हिसाब से आंसर लिख करके चले आए, लेकिन बहुत सारे ऐसे तथ्य होते हैं जिनको यदि हम अपने उत्तर में समाहित कर दें तो निश्चित रूप से हमारा जो उत्तर लिखने का तरीका है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रभावी रहेगा। तो इसी उद्देश्य के साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था। तो सिलेबस हमारा जो भी हो, सबसे पहले हमको इकोनॉमिक्स है क्या या अर्थव्यवस्था भारत सहित विश्व के विभिन्न देशों में अर्थव्यवस्था किस तरीके से संचालित होती है, इसको अपने को समझने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला आप जो पढ़ते आ रहे हैं आप अर्थशास्त्र, ठीक है भाई। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की तो अपन क्या देखते हैं उसमें, आपको ध्यान रखना है, आप पढ़ते चले आ रहे हैं, चाणक्य का नाम आप पढ़ते हैं कि भाई चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स की रचना की गई थी। तो पहला प्रश्न तो आपका यही बनता है कि भाई चाणक्य के द्वारा लिखा गया जो अर्थशास्त्र है उसकी विषय वस्तु क्या थी। तो आपको ध्यान रखना है कि चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र की रचना की गई थी उसकी विषय वस्तु क्या थी, आपका राजनीति और प्रशासन। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है कि चाणक्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित था। तो आपको ध्यान रखना है राजनीति और प्रशासन, मतलब पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित था। और उसका कॉन्सेप्ट भी यही है कि भाई आपको यदि प्रशासन का संचालन करना है तो एक कुशल प्रशासन के संचालन के लिए आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होना चाहिए। यह है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट आपने को पढ़ने को मिलता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था के जनक या अर्थशास्त्र के जनक। तो अर्थशास्त्र के जनक की यदि अपन बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा एडम स्मिथ। वहां पर अपन लोग क्या पढ़ते हैं, एडम स्मिथ जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपका मतलब पर्टिकुलर जो भी विचारक हुए हैं या जो भी दार्शनिक हुए हैं किसी विषय वस्तु से संबंधित, उनके पर्टिकुलर कंट्री का नाम पूछा जाता है। जैसे एक बार प्रश्न आया था कि कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे,
तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स कहाँ के थे आपका, जर्मनी से संबंधित थे ये। उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एडम स्मिथ किस देश के निवासी थे आपका, तो आपको ध्यान रखना है ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। तो ये तो हमारा एक कॉन्सेप्ट हुआ जिनको हम बोल रहे हैं यहाँ पर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जान रहे हैं। नाम इनका क्या है ध्यान रखना आपका, ये हो गया आपका एडम स्मिथ। कहाँ के निवासी थे, तो आपको ध्यान रखना है ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे आपका, स्कॉटलैंड के निवासी थे। और इनकी बुक का नाम क्या था आपका, ध्यान रखेंगे द वेल्थ ऑफ नेशंस। इनकी बुक का नाम क्या था आपका, ये द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, ये इनकी बुक थी। मतलब सीधी सी बात है कि भाई आपके देश के जो संसाधन है, वेल्थ बोलने का मतलब क्या आपका, संसाधन। तो संसाधन से जो आपको राजस्व प्राप्त होगा उसी से हमारा जो प्रशासन है उसका संचालन होता है। तो देश के जो संसाधन है उसका अधिकतम उपयोग किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए कि समाज और देश के प्रत्येक व्यक्ति में विकास दिखाई दे। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ की जो विचारधारा थी, अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे कि हमारा देश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग दो प्रकार की अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा क्या पढ़ते हैं हम यहाँ पर, राज्य की अर्थव्यवस्था, स्टेट इकोनॉमी। तो ये दोनों को मैं यहाँ पे क्लासिफाइड कर रहा हूँ एडम स्मिथ के बारे में, फिर आगे चल करके हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम बढ़ रहे हैं आगे। तो आपको ध्यान रखना है हम लोग जो इकोनॉमी पढ़ते हैं या जो अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, ये हम लोग दो प्रकार की इकोनॉमी या दो प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, ये जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या हुआ हमारे पास, ये इकोनॉमी, ये अर्थव्यवस्था हो गई, ठीक है। ये इकोनॉमी को हम क्या करते हैं यहाँ पर दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। इकोनॉमी हमारी दो प्रकार के अपन पढ़ते हैं। एक हमारी क्या हो जाती है यहाँ पर, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर ध्यान रखना है आपका, ये कैपिटलिज्म। इसको अपन किस नाम से जानते हैं, ये कैपिटलिज्म के नाम से जाना जाता है, कैपिटलिज्म। ये हो गया आपका कैपिटलिज्म, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई। और दूसरा क्या होती है आपका, ध्यान रखना है, ये राज्य की अर्थव्यवस्था, ठीक है। राज्य की अर्थव्यवस्था मतलब इसको हम बोलते हैं क्या, यहाँ पर ध्यान रखना है आपका, ये स्टेट इकोनॉमी। इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर आपका, ये स्टेट इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इकोनॉमी हम पढ़ते हैं या जो अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं या अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, तो दो प्रकार से इकोनॉमी हमारे पास होती है। एक होती है आपका कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या कैपिटलिज्म जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था होती है, और दूसरा क्या होती है आपका कि राज्य की भूमिका। यहाँ पर ध्यान रखना, राज्य बोलने का मतलब क्या है आपका, सरकार, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट बोलने का मतलब क्या है यहाँ पर, देश। जैसे नॉर्मली अपन भारतीय संविधान में पढ़ते हैं ना, भाई भारतीय संविधान मतलब भारत को क्या लिखा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ होगा। इसीलिए जहां पर भी हम संविधान पढ़ते हैं बार बार राज्य शब्द का उल्लेख होता है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि राज्य शब्द आ रहा है तो राज्य शब्द का मतलब क्या है आपका, गवर्नमेंट या सरकार। तो ये जब हम व्यवस्था को पढ़ते हैं तो आपका जो एडम स्मिथ हैं, एडम स्मिथ जिनको अपन अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जान रहे हैं, तो वो पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक थे। मतलब एडम स्मिथ का जो अर्थशास्त्र है या जी इनकी जो इकोनॉमिक्स थी वो आधारित थी किस पर आपका, कैपिटलिज्म या पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित थी। और दूसरी व्यवस्था हम पढ़ते हैं यहाँ पर आपका राज्य की व्यवस्था पढ़ते हैं। तो जब राज्य की व्यवस्था हम पढ़ते हैं स्टेट इकोनॉमी, तो ये आगे चल के क्या होता है, दो पार्ट में आपका डिवाइड हो जाती है, ध्यान रखेंगे। एक यहाँ पर आ जाता है क्या आपका, ये समाजवादी व्यवस्था। क्या मिलेगा अपने को, ये समाजवादी व्यवस्था। और दूसरा क्या मिलती है आपको, ये साम्यवादी व्यवस्था। समाजवादी की बात करें तो अपने को पढ़ने को मिलता है यहाँ पे तत्कालीन सोवियत संघ। समाजवादी की बात करें
तो अपने को पढ़ने को मिलता है क्या, तत्कालीन सोवियत संघ। और यदि हम साम्यवादी की बात करें तो साम्यवाद की बात होती है कहां पर आपका, चाइना, चीन। ये सभी चीजों का डिफरेंस अभी मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, ये हमारे पास एक क्लासिफिकेशन हो गया जब हम पूंजीवादी व्यवस्था की बात करते हैं, ठीक, ध्यान देना। पहले हम पूंजीवादी व्यवस्था को समझते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक कौन थे, आपका एडम स्मिथ। पूंजीवादी व्यवस्था ये बोलती है कि जो अर्थव्यवस्था है या जो आर्थिक क्रियाविधियां हैं वो बाजार की क्रिया के द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। बाजारी क्रिया मतलब बाजार की क्रिया, यहां पर क्या बोल रहा है आपका कि पूंजीवादी व्यवस्था में ये बोला जा रहा है कि हमको क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कब उत्पादन करना है, ये सारी चीजें बाजार की शक्तियों के द्वारा नियंत्रित होती हैं। ध्यान देना, यहां पर जो पूंजीवादी व्यवस्था है किससे संबंधित है, आपका बाजार की शक्ति। किससे संबंधित है आपका, ध्यान रखेंगे, ये बाजार की शक्ति के द्वारा जब अर्थव्यवस्था नियंत्रित हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था कहा जाता है। मतलब यहां पर जो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। मतलब यहां पर किसी भी प्रकार का सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आपका ये अहस्तक्षेप की बात कर रहा है, नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। मतलब यहां पर जो पूरी अर्थव्यवस्था कंट्रोल होगी बाजार की शक्ति के द्वारा। और बाजार की शक्ति मतलब क्या है, आपका मांग और पूर्ति का नियम। आगे चल के अपन पढ़ते हैं कि भाई अर्थव्यवस्था या बाजार की व्यवस्था जो है वो किस पर आधारित है, मांग और पूर्ति के नियम पर आधारित होती है। बाजार की शक्तियां यही होती हैं, आपको ध्यान रखना है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में आपको ध्यान रखना है कि जो सरकार है या राज्य है उसकी भूमिका नहीं होती है। सब कुछ निर्धारित होगा कि किस चीज का उत्पादन कितना करना है, कब करना है और उसको कितने कीमत पर या कितने वैल्यू पर उसको अपने को सेल करना है। ये सारी चीजें बाजार की क्रिया के द्वारा नियंत्रित होती हैं। पूंजीवादी व्यवस्था का जो सकारात्मक पॉइंट था, सकारात्मक पॉइंट ये है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसमें प्रतियोगिता की भावना होती है। ध्यान देंगे यहां पर आपका कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इस पूंजीवादी व्यवस्था इसमें आपको क्या क्या पॉइंट मिलेगा, तो ध्यान रखना है। पहला पॉइंट तो यहां पर क्या आता है आपका, ये प्रतियोगिता की भावना आती है, ठीक है। प्रतियोगिता बोलने का मतलब क्या है कि भाई बाजार की शक्ति मतलब आपकी जो वस्तु है जिसका आपने उत्पादन किया है उसमें यदि क्वालिटी होगी, गुणवत्ता होगी, तब बाजार में उसका क्या है कि विक्रय होगा। तो ये प्रतियोगिता मतलब जो भी उत्पादक हैं उनके मध्य एक प्रकार की प्रतियोगिता रहेगी कि हम अच्छी से अच्छी वस्तु का उत्पादन कर सकें। तो यहां पर प्रतियोगिता होती है और इस साथ क्या होता है, यहां पर ये कार्यकुशलता होती है। और क्या रहेगा आपका ये कार्यकुशलता। भाई यदि आपका कुशल श्रमिक है या जो भी उत्पादक इकाई है उसमें कुशलता है तभी उसके वस्तु में क्या होगी, क्वालिटी होगी। ये हमारी क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था है। और दूसरा ये माना जाता है, अभी आगे चल करके हम पढ़ेंगे कि जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है उससे जो निर्यात व्यापार है या जो एक्सपोर्ट है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। आगे चल करके आएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि भाई आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपकी जो भी गुड्स है या जो भी आपकी वस्तु है उसमें यदि क्वालिटी होगी तभी क्या है कि वो फॉरेन मार्केट में चल पाएगा या आपका एक्सपोर्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था को अपने को ध्यान रखना है। इसमें प्रतियोगिता होती है, कार्यकुशलता होती है, गुणवत्ता होती है और ये मतलब एक सकारात्मक बिंदु थे। लेकिन इसका नकारात्मक बिंदु ये बताया गया कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसमें व्यक्तिगत हित होता है। इसमें क्या होता है आपका, व्यक्तिगत मतलब जो पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़ी हुई औद्योगिक इकाई हैं उनको अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। और दूसरा इसका जो सर्वाधिक नकारात्मक बिंदु बताया गया, इसमें यही बताया गया कि वर्ग संघर्ष को ये व्यवस्था जन्म देती है। वर्ग संघर्ष बोलने का मतलब कि इस व्यवस्था में
जो अमीर है वो अमीर होता चला जाता है और जो गरीब है वो गरीब होता चला जाता है। मतलब समाज जो है दो वर्गों में विभाजित हो जाता है, अमीर वर्ग और दूसरा मतलब मालिक वर्ग और मजदूर वर्ग। मतलब मालिक और रईस होते जा रहा है, आर्थिक रूप से संपन्न होते जा रहा है, जबकि जो मजदूर है उसकी स्थिति दिन पे दिन बदतर होती जाती है। ये इसका नकारात्मक बिंदु बताया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट था एक हमारा पूंजीवादी व्यवस्था का, बहुत सामान्य तरीके से इसको हमने समझा यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा इसमें आ जाता है आपका क्या, ये कि स्टेट इकोनॉमी की हम बात करते हैं, ठीक। तो स्टेट इकोनॉमी में अपने को मिलता है ये कि यहाँ पर जो सरकार है या जो राज्य है, राज्य की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। ये बात अलग है कि हम आगे चल करके पढ़ेंगे कि राज्य की भूमिका केंद्रीय भूमिका होना चाहिए या विकेंद्रित भूमिका होना चाहिए। ये हमको पढ़ने को मिलेगा कि जो राज्य की भूमिका है, राज्य की भूमिका कैसी हो सकती है, दो प्रकार से हो सकती है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। एक तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर आपका राज्य केंद्रित या राज्य की आपका केंद्रीय भूमिका होना चाहिए, या दूसरा क्या होना चाहिए आपका ध्यान रखना है आपका ये विकेंद्रित। ये दो टर्म अपने को आएगा आगे चल करके कि राज्य की भूमिका की तो हमने बात कर दिया, लेकिन राज्य की भूमिका केंद्रीय होना चाहिए। केंद्रीय बोलने का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था से संबंधित संपूर्ण शक्तियों का नियंत्रण केंद्र के द्वारा किया जाए या एक विशेष संगठन के द्वारा किया जाए। मतलब राज्य का पूर्ण नियंत्रण हो, सारे अधिकार क्या हो, सरकार के पास हो, तो ये बोला जाएगा कि केंद्रीकरण की व्यवस्था है। और यदि जो अधिकार हैं या जो पावर है उसको विभिन्न समूह में बांट दिया जाए तो उसको अपन क्या है, विकेंद्रित व्यवस्था के नाम से जानते हैं। नॉर्मली जो अपन संविधान में पढ़ते हैं प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, मतलब सत्ता की जो शक्तियां हैं उनका विकेंद्रीकरण किया गया, मतलब शक्तियों का बंटवारा किया गया है, वितरण किया गया है, ना कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में। तो राज्य की जो इकोनॉमी है यहाँ पर अपने को दो प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। एक व्यवस्था जिसमें अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकास से संबंधित संपूर्ण शक्तियां सरकार के पास हो, संपूर्ण शक्तियां सरकार के पास हो और उसकी प्रभावी भूमिका हो, तो उसको बोलेंगे केंद्रीकृत व्यवस्था बोला जाएगा। और दूसरी व्यवस्था भले ही सरकार के द्वारा नियंत्रण किया जा रहा है लेकिन शक्तियों का वितरण किया गया है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विकेंद्रीकृत व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो ये टर्म आगे चल करके अपने को पढ़ने को मिलेगा कि केंद्रीकृत क्या है और विकेंद्रित क्या है। यहाँ पर फिलहाल हम देख रहे हैं आपका ये स्टेट इकोनॉमी। तो स्टेट इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया कि जहां पर आर्थिक विकास में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है वो व्यवस्था क्या कहलाएगी, स्टेट इकोनॉमी। मतलब यहां पर बाजार की शक्तियों के द्वारा आपकी आर्थिक गतिविधियों का संचालन नहीं होगा। यहां पर आर्थिक गतिविधियों का संचालन सरकार के द्वारा निर्मित कानून एवं नियमों के आधार पर ही नियंत्रित किया जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका स्टेट इकोनॉमी। स्टेट इकोनॉमी को हमने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक आपका समाजवादी व्यवस्था और दूसरा आपका साम्यवादी व्यवस्था। देखिए जो चीन में आपका साम्यवाद, चीन में साम्यवाद कब तक था आपको ये भी ध्यान रखना है, अभी आपका ये 1985 तक का चाइना में साम्यवाद था। अभी इसके बारे में मैं विस्तार से आपको और बताऊंगा। पहले अपन समझते हैं कि समाजवादी व्यवस्था क्या है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो समाजवादी व्यवस्था है इसके जनक कौन थे आपका, कार्ल मार्क्स। आपने नाम सुना होगा। ये जो व्यवस्था है इसके जनक कौन थे आपको ध्यान रखना है, ये कार्ल मार्क्स इसके जनक थे, जिसको मैंने बताया आपकी जर्मनी कहां से संबंधित थे, आपका जर्मनी से संबंधित थे। तो कार्ल मार्क्स जर्मनी से संबंधित थे और इन्होंने जिस अर्थव्यवस्था की बात की वो अर्थव्यवस्था कौन सी थी, आपका समाजवादी व्यवस्था। तो इस समाजवादी व्यवस्था नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनके नियंत्रण में सरकार की भूमिका होना चाहिए और साथ ही इसमें
संपूर्ण समाज के कल्याण की बात होती है या संपूर्ण समाज के आर्थिक विकास की बात होती है। जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में हमने क्या देखा आपका कि पूंजीपतियों के का ही आर्थिक विकास हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या है आपका संपूर्ण समाज के विकास की बात की गई है। तो ये व्यवस्था क्या थी आपका कार्ल मार्क्स का समाजवाद, जो कि सोवियत संघ में देखी गई। और इसी समाजवाद से ही मिलती जुलती दूसरी एक व्यवस्था होती है साम्यवादी व्यवस्था। कई बार हम बच्चों को देखते हैं कि आपस में यही डिस्कस करते रहते हैं लंबे समय तक का कि समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है। तो अपने को उतना डिस्कशन में नहीं जाना है, अपने को एक सामान्य जानकारी होना चाहिए कि भाई समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है। तो समाजवाद ध्यान रखना कि ये राज्य या स्टेट इकोनॉमी के अंतर्गत है। इस प्रकार की व्यवस्था में राज्य का आर्थिक विकास एवं आर्थिक गतिविधियों में नियंत्रण होता है, ठीक। लेकिन यहां पर दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आप ध्यान रखना कि जो उत्पादन के साधन है, क्या चीज आपका उत्पादन के साधन, ये उत्पादन के साधन, इसमें सामूहिक अधिकार होता है। जो भी उत्पादन के साधन हैं उसमें क्या होता है आपका सामूहिक अधिकार होता है। जबकि जो साम्यवादी व्यवस्था है इसमें उत्पादन के साधनों पर भी सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। अब पॉइंट में आइए कि समाजवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था में क्या अंतर है। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही व्यवस्थाएं सरकार के नियंत्रण में होती हैं, लेकिन समाजवाद में जो उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के साधनों में समूह का नियंत्रण होता है। समूह का नियंत्रण बोलने का मतलब कि देश के प्रत्येक नागरिक का उस पर अधिकार होगा। मतलब जो भी विकास किया जाएगा वो समूह की भावना से विकास किया जाएगा। और जो साम्यवादी व्यवस्था है यहां पर उत्पादन के साधनों पर भी सरकार का प्रत्यक्ष और कठोर नियंत्रण होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यही दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है, ध्यान रखना कि समाजवाद कार्ल मार्क्स के द्वारा, ठीक है, राज्य का नियंत्रण है, लेकिन जो उत्पादन के साधन हैं उस पर पूरे समूह का नियंत्रण है। मतलब समूह बोलने का मतलब क्या है कि राज्य के जो प्रत्येक नागरिक हैं उनका उत्पादन के साधनों पर अधिकार होगा। जबकि जो साम्यवादी व्यवस्था है चाइना में जो 1985 तक संचालित थी उसमें अर्थव्यवस्था के विकास में सरकार की भूमिका होने के साथ साथ उत्पादन के साधनों पर भी सरकार का पूर्णाधिकार पाया जाता था। तो यह व्यवस्था क्या थी आपका साम्यवादी व्यवस्था। बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया, ठीक है। एक शब्द को ध्यान रखेंगे, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधनों पर सामूहिक अधिकार मतलब समाजवाद, उत्पादन के साधनों पर सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण मतलब साम्यवादी व्यवस्था, ठीक है। तो अब यहां पर ये चीज हमारी क्लियर हो जाती है। ये आपका साम्यवादी व्यवस्था चाइना में 1985 तक का थी। उसके बाद इसमें आपका वहां पर एक दार्शनिक आते हैं, उनका नाम क्या था आपका माओ से तुंग। उनका नाम क्या था ध्यान रखेंगे, आगे चल के हम पढ़ेंगे कौन थे आपका ये माओ से तुंग। तो 1985 के बाद माओ से तुंग ने बाजार व्यवस्था मतलब क्या खुली व्यवस्था को अपनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है, अभी आगे चल के मैं क्लियर करूंगा कि ओपन डोर पॉलिसी या खुली व्यवस्था क्या होती है। तो 1985 तक का चाइना में साम्यवाद था। अभी आगे चल करके हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वैश्विक स्तर पर पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसमें परिवर्तन आया। तो ये टॉपिक आपको आगे मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे आप, ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था कहाँ पाई जाती है ध्यान रखना आपका अमेरिका और पूर्वी यूरोपीय देश, मतलब आपका पूर्वी नहीं पश्चिमी जो यूरोपीय देश हैं, पश्चिमी यूरोपीय देशों में आपका क्या पाई जाती है, आपका पूंजीवादी व्यवस्था पाई जाती है। तो ग्लोब के अकॉर्डिंग यदि अपन देखते हैं तो पश्चिमी जो देश हैं, पश्चिमी देश में आपका क्या पाई जाती है, पूंजी व्यवस्था पाई जाती है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं
वहाँ पर आपका कौन सी व्यवस्था पाई जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था पाई जाती है। और ये आपका दूसरा क्या है, आपका स्टेट इकोनॉमी या राज्य की अर्थव्यवस्था। तो इसमें समाजवादी और साम्यवादी ये दोनों कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो जाता है, और इसी के बेस पर अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक सामान्य ध्यान रखेंगे आप कि भाई पूंजीवादी व्यवस्था, कभी आप साक्षात्कार वगैरह में चले जाते हैं, साक्षात्कार में आपको बोल देगा भाई कि पूंजीवादी व्यवस्था क्या है, समाजवादी व्यवस्था क्या है। तो बस ये ध्यान रखना है कि पूंजीवादी व्यवस्था ये किसी वर्ग विशेष के हितों से संबंधित है, जबकि समाजवादी व्यवस्था ये आपका संपूर्ण समाज के कल्याण से संबंधित होती है, अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी जो सकारात्मक और नकारात्मक बिंदु है ये तो आपका क्लियर हो ही गया है कि समाजवादी व्यवस्था में ये आगे चलकर अपन पढ़ते हैं कि नकारात्मक बिंदु ये हो जाता है आपका कि सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होने के कारण, मतलब इसमें जो उत्पादन की गुणवत्ता है वो तुलनात्मक रूप से कम पाई जाती है, ये इसके नकारात्मक बिंदु होते हैं। तो उसको अभी अपने को चर्चा करने की जरूरत नहीं है, एक सामान्य जानकारी अपने को बस यहाँ पर होना चाहिए कि समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, या आपका पूंजीवादी व्यवस्था क्या है। बाकी आगे चल करके जब हम भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे या भारत की जो आर्थिक नीतियों को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर अपने आप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो कुछ टॉपिक को हम आगे जो पढ़ेंगे उसके लिए भी अपन यहाँ पर बचा करके रखते हैं। चलिए, तो यहाँ से हमारी स्टोरी अब आगे बढ़ती है। ध्यान रखना, जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसको हम मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। जो पूंजीवादी व्यवस्था ये क्या कहलाती है, आपका मार्केट इकोनॉमी के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि संपूर्ण जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो बाजार की शक्तियों के द्वारा नियंत्रित होती हैं, इसलिए इसको अपन मार्केट इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। चलिए, ये हमारा एक आधार तैयार हो गया। अब देखिए, कोई ये बोलेगा यार कि मतलब ये तो सिलेबस में नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो इकोनॉमिक्स है या जो अर्थव्यवस्था है उसका ये आधार है। क्योंकि हम किसी प्रश्न का जब उत्तर आगे चल करके लिखेंगे तो वहाँ पे इन शब्दों का अपने को इस्तेमाल करना पड़ सकता है, या अपना जो ऐसे वाला टॉपिक है, ऐसे वाले टॉपिक में कोई ऐसा आ गया जो आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है आपका, वहाँ पर अपने को ये सब शब्दों को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये मान के चलिए कि किसी एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए हम जो सिलेबस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करके पोस्ट पा सकते हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट में एक अच्छी पोजीशन बनाने के लिए हमारा दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। व्यापक दृष्टिकोण बोलने का मतलब क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट है उसके जो आधारभूत तथ्य हैं, जब तक हमको उसकी जानकारी नहीं होगी, हमारा जो उत्तर है उसमें क्लिष्टता, मतलब एक उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको यदि अपना आंसर लाना है तो हमारे पास उस सब्जेक्ट का एक मजबूत आधार तैयार होना चाहिए। और इसी स्थिति में प्रश्न कैसा भी आए, तो कैसा भी प्रश्न आए तो हम उसमें कुछ लिखने की क्षमता रखते हैं, लेकिन बिल्कुल यदि सेलेक्टिव सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ें तो थोड़ा भी प्रश्न यदि घुमा करके देता है तो उस स्थिति में हम अपना आंसर नहीं लिख पाते हैं, या वहां पर तनाव की स्थिति निर्मित हो जाती है कि मैं इसमें क्या लिखूं। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर आपका भारत के आर्थिक विकास के संदर्भ में। अब हम यहाँ से चर्चा करना शुरू करते हैं। ठीक, चलिए, तो भारत के हम आर्थिक विकास की सीधे सी बात करते हैं तो कुछ ऐतिहासिक तथ्यों में अपन जाते हैं। ध्यान रखना कि भाई जैसे आपने सुना होगा भारत के प्रथम आर्थिक विचारक किनको अपन बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी। भारत के प्रथम आर्थिक विचारक किसको कहा गया है, आपका दादा भाई नौरोजी को कहा गया। ध्यान रखेंगे, दादा भाई नौरोजी, ठीक, जिन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की थी। ये सब एग्जाम के क्वेश्चन हैं आपका कि देश के प्रथम आर्थिक विचारक दादा भाई नौरोजी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया गया था, अपन पढ़ते हैं दादा भाई नौरोजी। आगे चल करके जब भारतीय इतिहास को आप पढ़ेंगे वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता किए थे। तो बहुत कुछ है उनके बारे में पढ़ने के लिए। फिलहाल अपने को बस इतना ध्यान रखना है कि एक आर्थिक विचारक के रूप में अपन दादा भाई नौरोजी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और दादा भाई नौरोजी और इनके साथ में महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे के बारे में पढ़ते हैं। तो एमजी रानाडे और दादा भाई नौरोजी
ये दोनों ही आर्थिक क्रियाओं में जो आपका राज्य है या जो सरकार है इसकी केंद्रीय भूमिका के समर्थक थे। मतलब इनका मानना था कि जो आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं उसमें राज्य की केंद्रीय भूमिका होना चाहिए। केंद्रीय भूमिका बोलने का मतलब ये है, अभी आगे चल के जब अपन योजना आयोग पढ़ेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद पढ़ेंगे, तो भाई योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन थे आपका? प्रधानमंत्री। तो कुल मिलाकर के क्या है कि सरकार के द्वारा ही संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का संचालन एवं नियंत्रण किया जा रहा है। तो दादा भाई नौरोजी क्या थे आपका, और एम जी रानडे ये सरकार की केंद्रीय भूमिका के पक्षधर थे देश की आर्थिक गतिविधियों में। तो ये अपने को आगे चल के पढ़ने को मिलेगा। इसके पश्चात जब हमारा देश मतलब आजाद भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही मतलब लोगों ने प्लानिंग करना शुरू कर दिया था कि देश का आर्थिक विकास का ढांचा किस प्रकार का होना चाहिए। तो जो आप इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करते हैं तो कोई भी बुक को आप पढ़ें आपको यही सीक्वेंस वहां पर मिलता है। सबसे पहला आपका क्या आता है, ध्यान रखना आपका, भारत के आर्थिक विकास में अपन लोग क्या पढ़ना शुरू करते हैं? सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं? विश्वेश्वरैया ठीक योजना, विश्वेश्वरैया योजना, ये ठीक, ये आपने नाम सुना होगा विश्वेश्वरैया। ठीक, मतलब ये आपका जो मैसूर राज्य था, ठीक है, मैसूर राज्य के एक दीवान थी, ठीक है, एम विश्वेश्वरैया के नाम से इनको जाना जाता है। तो इनके द्वारा आपका 1934 में एक बुक पब्लिश की गई थी। क्या था आपका, इनकी बुक का नाम क्या था? द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इनकी बुक का नाम क्या था? द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये इनकी बुक का नाम था। ठीक है, हिंदी में अपन बोलते हैं भारत के लिए नियोजित व्यवस्था, भारत के लिए नियोजित व्यवस्था। ठीक है, ये द प्लान्ड इकोनॉमी की रचना किसने की? एम विश्वेश्वरैया। इंडिया के सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये। तो जो एम विश्वेश्वरैया हैं इनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक में या इनकी जो विचारधारा है उसको रखा गया और इन्होंने मतलब औद्योगिकरण का पक्ष लिया था। इन्होंने क्या किया था आपका? औद्योगिकरण का पक्ष लिया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का पक्ष लिया था। इनका मानना था कि जो श्रम या जो वर्किंग हम एग्रीकल्चर में कर रहे हैं या जो कृषि के विकास में कर रहे हैं, तो उस श्रम का जो संक्रमण है वो किस क्षेत्र में होना चाहिए? उद्योगों की तरफ इसका संक्रमण होना चाहिए। मतलब जो श्रम शक्ति हम कृषि कार्य में लगा रहे हैं उस श्रम शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग औद्योगिकरण में किया जाए। तो ये इनकी विचारधारा थी। बहुत ज्यादा अपने को जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस एक सामान्य जानकारी। एम विश्वेश्वरैया प्लान, ठीक है। पुस्तक इनकी कौन सी होगी? द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। क्या विचारधारा थी इनकी? तो विचारधारा इनकी क्या थी? ये औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना चाहते थे। इनका मानना था कि जो कृषि कार्य में हम श्रम को लगा रहे हैं उस श्रम का अधिक से अधिक उपयोग उद्योगों के विकास में किया जाए। खत्म, इससे ज्यादा अपने को यहाँ पर जानने की जरूरत नहीं है। तो ये हुआ एम विश्वेश्वरैया प्लान हुआ। अब एम विश्वेश्वरैया प्लान के पश्चात 1934 में ही आपको आ जाता है फिक्की प्लान आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है, ध्यान रखेंगे आपका ये फिक्की प्लान आ जाता है। नाम आपने सुना होगा, ये हो गया फिक्की, ठीक है। ये उद्योग से संबंधित एक प्रकार का संगठन, इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिक एक प्रकार का संगठन है फिक्की, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये क्या हो गया? फेडरेशन, ये हो गया इंडियन, ये हो गया चैम्बर, ये हो गया कॉमर्स और ये क्या हो गया? इंडस्ट्री। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया आपका? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये फिक्की के द्वारा भी 1934 में 1934 में ही इनके द्वारा भी देश के आर्थिक विकास से संबंधित एक योजना प्रस्तुत की गई थी
और इस समय इसके जो अध्यक्ष थे फिक्की के, वो कौन थे आपका ध्यान रखना है, आर सरकार। उस समय कौन थे इसके चेयरमैन, आर सरकार थे। तो आर सरकार के द्वारा या जो भी और संगठन के लोग हैं उनकी आपसी सहमति से आपका जो एमजी रानाडे और दादा भाई नौरोजी, इनके विचारों से मिलती जुलती आर्थिक विकास की योजना प्रस्तुत की गई थी। तो 1934 फिक्की से संबंधित हो गया आपका, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर नहीं है, एक सीक्वेंस देने के लिए अपन इसको देख रहे हैं, ये बस ध्यान रखना है। इसके बाद क्या आ जाता है आपका, ये हो गया आपका, फिर आता है आपका 1938 में अपन पहुंच जाते हैं, 1938 में आते हैं। तो 1938 में अपने को क्या मिलता है, ये राष्ट्रीय नियोजन समिति। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति के द्वारा जो प्लानिंग की गई थी, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, ध्यान रखना आपका, ये कांग्रेस प्लान के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं इसको, कांग्रेस प्लान के नाम से जाना जाता है, 1938 कांग्रेस प्लान। और ये कांग्रेस प्लान को किसने प्रस्तुत किया था, तो आपको ध्यान रखना ये प्लान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, राष्ट्रीय नियोजन समिति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ आपका, नेशनल प्लानिंग कमेटी। क्या हो गया आपका, ये नेशनल प्लानिंग कमेटी के द्वारा देश के आर्थिक विकास से संबंधित जो योजना प्रस्तुत की गई, उसको अपन जानते हैं क्या, यहाँ पे कांग्रेस प्लान के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। यहां पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है कि भाई राष्ट्रीय नियोजन समिति, देखिए 1938 की बात हो रही है, 1938 मतलब वही जो अपन पढ़ते हैं कि इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे आपका, सुभाष चंद्र बोस। पढ़ते हैं 1938-39 हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान आपका सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अनुशंसा पर ही आपका राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। और राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो इनके द्वारा मतलब जो प्लानिंग प्रस्तुत की गई इस कमेटी के द्वारा, उसको अपन कांग्रेस योजना के नाम से जानते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है आपका, ये 38 और 38 के बाद क्या है आपका 1939, वहां पे आपका सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया, जो कि आपका 1945 तक का चला। तो उस स्थिति में ये जो आपका एनपीसी के द्वारा प्रस्तावित जो कांग्रेस योजना थी, इसकी कोई बहुत ही प्रभावी भूमिका नहीं थी। और इसके द्वारा जो प्रस्तुत प्रस्ताव थे 1946 में जो आपका एंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, वहां पर इनके द्वारा प्रस्तावित प्लान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। तो ये तो हुआ क्या आपका यहाँ पर कांग्रेस प्लानिंग हो गया आपका। इसके बाद इसी दौरान और अपन देखते हैं यहाँ पर इस सीक्वेंस अपन ले रहे हैं आपका 1938, इसके बाद आपका आ जाता है ये बॉम्बे प्लान आ जाता है। इसके बाद क्या आ जाता है आपका यहाँ पर ये बॉम्बे प्लान आ जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका बॉम्बे प्लान हो गया। ये बॉम्बे प्लान ये आपका 1944-45 में ये प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें क्या था आपका कि जो बॉम्बे आपका मुंबई के जो 8 उद्योगपति थे, उनके द्वारा देश के आर्थिक विकास से संबंधित योजना प्रस्तुत की गई। तो ये क्या था आपका बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया। और इनकी जो योजना थी, ये भी औद्योगिकरण के साथ साथ कृषि की पुनर्संरचना से संबंधित योजना इनके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। और ये भी जो आपका आर्थिक विकास है उसमें सरकार की केंद्रीय भूमिका की पक्षधर थे, ये अपने को ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, ये तो हुआ क्या हमारा यहाँ पर बॉम्बे प्लान हुआ आपका 1944-45, अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है हमारे पास गांधीयन प्लान अपन पढ़ते हैं। इसके बाद अपन क्या पढ़ते हैं आपका ये 1944, इसमें अपन क्या पढ़ते हैं आपका ये गांधीवादी योजना। ये क्या पढ़ते हैं अपना ध्यान रखना, ये गांधीवादी योजना या गांधीयन प्लान। तो गांधीवादी जो योजना है, देखिए यहां पर आपको समझना है इस योजना को प्रस्तुत करने वाले कौन थे, आपका ध्यान रखेंगे श्रीमन नारायण अग्रवाल। इसको अपन क्या बोलते हैं यहां पर ध्यान रखना आपका श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा ये योजना प्रस्तुत की गई थी। अब पॉइंट को समझना है यहां पर। देखिए जो गांधी जी थे, गांधी जी एक आर्थिक विचारक थे,
पहले मतलब सिलेबस में हुआ करता था आपका कि गांधी जी के आर्थिक विचार, ठीक है, एक दार्शनिक के रूप में मतलब इनके विचार को मतलब आप प्रस्तुत कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि एक देश के प्रमुख आर्थिक विचारक थे, इनका क्या क्या कॉन्सेप्ट था उसको अपन समझ जाते हैं तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कि जो श्रीमान नारायण हैं किस तरीके से गांधी जी के विचारों से प्रेरित थे। तो यहां पर ध्यान रखना कि जो गांधीवादी विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा क्या क्या थी इसको देखते जाना। सबसे पहला क्या आपका ये ग्रामीण विकास की बात, ग्रामीण विकास या ग्रामीण अर्थव्यवस्था। मतलब गांधी जी का मानना था कि भारत गांव में बसता है। गांधी जी का मानना क्या था आपका कि भारत गांव में बसता है। मतलब भाई भारत की जो अधिकांश आबादी है वो गांव में निवास कर रही है। तो जब तक हम गांव का विकास नहीं करेंगे या ग्राम का विकास नहीं करेंगे तब तक देश का विकास संभव नहीं है। और जब हम बात करते हैं ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो सीधी सी बात आ जाती है किस चीज का, आपका कृषि का विकास की बात आ जाती है। तो इनका मानना यह था कि भाई कृषि के विकास को प्रमुखता प्रदान किया जाए, ये कॉन्सेप्ट था इनका। इसके अतिरिक्त गांधी जी की और विचारधारा क्या थी आपका ध्यान रखेंगे, सामुदायिक विकास की बात करते हैं। ये किसकी बात करते हैं आपका, ये सामुदायिक विकास। मतलब बोलने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति विशेष का विकास नहीं होना चाहिए या किसी संगठन विशेष का विकास नहीं होना चाहिए। विकास का तात्पर्य है समुदाय, मतलब कम्युनिटी, एक कम्युनिटी का पूरा विकास होना चाहिए। या देश के जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले हैं या देश के प्रत्येक नागरिक का यदि विकास हो रहा है तो वो विकास की अवधारणा में शामिल होगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है सामुदायिक विकास की बात करते हैं गांधी जी। इसके अतिरिक्त आपका क्या है, ट्रस्टीशिप की विचारधारा। इसके अलावा क्या आता है आपका, ये आपको ध्यान रखना है, ये ट्रस्टीशिप की विचारधारा। तो ट्रस्टीशिप की विचारधारा बोलने का मतलब क्या है कि गांधी जी का विचार था कि ऐसे व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता से अधिक आर्थिक अर्जन किए हैं तो जो अतिरिक्त धन है उस अतिरिक्त धन को वो ट्रस्ट के रूप में उपयोग करें, अतिरिक्त धन को ट्रस्ट के रूप में उपयोग करें। और जो समाज के ऐसे व्यक्ति जिनको आवश्यकता है उनके विकास में उस धन का उपयोग करें। एक बार फिर से ध्यान रखना, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रस्टीशिप का क्या है कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास अतिरिक्त धनराशि है उस अतिरिक्त धनराशि को वो जन कल्याण की योजना में लगा दे। ये विचारधारा क्या थी आपका, ट्रस्टीशिप की विचारधारा थी। तो इतना कॉन्सेप्ट मतलब यहां पर आपका क्या है कि गांधीवादी जो विचारधारा है मतलब गांधी जी के जो आर्थिक विचार थे उससे प्रेरित होकर के श्रीमान नारायण के द्वारा ये आपका गांधीयन प्लान को 1944 में प्रस्तुत किया गया था। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाता है, ठीक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन आते हैं यहाँ पर आपका गांधीवादी विचारधारा के बाद फिर आपको मिलेगा ये 1945 में आ जाएगा पीपुल्स प्लान आ जाता है। ये क्या हो गया, पीपुल्स प्लान। पीपुल्स प्लान मतलब क्या हो गया, ये जन योजना। पीपुल्स प्लान जन योजना ये प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा, एमएन राय के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। जनवादी जो योजना है ये कब प्रस्तुत की गई आपका, 1945 में प्रस्तुत की गई, 1945 में प्रस्तुत की गई, ठीक है। किसके द्वारा, एमएन राय के द्वारा प्रस्तुत की गई। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो एमएन राय थे ये मजदूरों का एक संगठन होता है जिसको अपन बोलते हैं यहां पर इंडियन ट्रेड यूनियन। आया समझ में, आपका जो एमएन राय थे ये अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे आपको ध्यान रखना है, ये अध्यक्ष थे किसके, आपका इंडियन ट्रेड यूनियन के ये अध्यक्ष थे। आया समझ में। और इनका जो विचार था ये कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। मतलब जो कार्ल मार्क्स का समाजवाद है जिसमें आर्थिक विकास मतलब संपूर्ण समाज का विकास होना चाहिए उस पर आधारित था। तो जो पीपल्स प्लान है या जो जनवादी योजना है इसी विचारधारा के साथ आपका एमएन रॉय के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज आप ध्यान देंगे, जो एमएन रॉय की जो विचारधारा है ये औद्योगिकरण के साथ साथ
कृषि के विकास के भी पक्षधर थे। मतलब इनका मानना सबका विकास हो, तो सबका विकास कब? भाई देश में औद्योगिक विकास भी आवश्यक है और कृषि का विकास भी आवश्यक है, ये अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका एक सीक्वेंस ये भी क्लियर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्या? सर्वोदय योजना आ जाती है, सर्वोदय विचारधारा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? सर्वोदय विचारधारा। ये सर्वोदय की बात करते हैं, तो सर्वोदय विचारधारा ये कब प्रस्तुत हुई आपका? 1950 में। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी आपका? तो ध्यान रखना है, ये जयप्रकाश नारायण, ये नाम सुना होगा आपने, जेपी के नाम से इनको जानते थे अपन, जयप्रकाश नारायण। तो जेपी या जयप्रकाश नारायण ये सर्वोदय विचारधारा से संबंधित थे। ये संभवतः मेंस एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न भी आ चुका है कि सर्वोदय विचारधारा क्या है। तो सर्वोदय विचारधारा मतलब ये भी सेम वही आपका कि समाज के सभी वर्गों का विकास होना चाहिए, आए समझ में। और ये सर्वोदय विचारधारा है, ये भी कृषि के विकास के पक्षधर थे ये। और इनकी जो विचारधारा है, आपको ध्यान रखना है, ये जो जेपी हैं जयप्रकाश नारायण, ये प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे आपका? आचार्य विनोबा भावे। किससे प्रभावित थे आपका? ये आचार्य विनोबा भावे से प्रभावित थे, आचार्य विनोबा भावे से प्रभावित थी। और आपका प्रभावित थे किससे? आपका गांधी जी की जो ट्रस्टीशिप की विचारधारा थी उससे प्रभावित थे। 2 मुद्दा यहां पर आ रहा है, ध्यान रखना। आचार्य विनोबा भावे, आपने नाम सुना होगा, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन आपका? ये भूदान आंदोलन। भू मतलब ये भूमि, मतलब आचार्य विनोबा भावे के द्वारा इस आंदोलन के दौरान, मतलब जो बड़े भूस्वामी हैं, जो लैंड होल्डर्स हैं, बड़े बड़े भूस्वामी, तो उनसे अपेक्षा की गई थी कि उनके पास जो अतिरिक्त भूमि है उसको वो जरूरतमंदों को दान कर दें। तो ये आंदोलन क्या था आपका? भूदान आंदोलन। और सेम वही ट्रस्टीशिप वाली बात है। तो ट्रस्टीशिप में हमने क्या बोला कि भाई आपके पास अपनी आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात जो अतिरिक्त धन बच रहा है, उस अतिरिक्त धन को आप जन कल्याण की योजना में लगा दीजिए। तो आपका ये जो सर्वोदय योजना है, सर्वोदय योजना आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। और इनकी यह योजना आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन तथा गांधी जी के ट्रस्टीशिप विचारधारा से प्रेरित था, जिसमें समाज के संपूर्ण वर्ग के कल्याण की भावना निहित थी। तो ये एक अपन सीक्वेंस देखते हैं और इन्हीं सीक्वेंस के आधार पर अभी जो हमने देखा आपका कि 1938 में क्या था आपका? राष्ट्रीय नियोजन समिति। तो आगे चल करके जब हमारा देश आजाद हुआ, तो देश आजाद हुआ तो उस समय क्या है आपका कि कांग्रेस का वर्चस्व था। तो इसलिए हमारे देश में जो राष्ट्रीय नियोजन समिति थी उसी के अनुरूप आगे चल करके 1950 में आपका राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया और आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट